नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रश्नकाल, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके जरिए हम आपको दिखाएंगे उन सवालों के जवाब जिनका सरोकार आपसे है या आपकी जिंदगी से जुड़े हैं। संसद में आप सांसदों को सवाल पूछते हुए देखते हैं, उनके जवाब सरकार देती है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमारी संसद में बहुत गहराई है। सत्र के दौरान रोजाना राज्यसभा और लोकसभा में सैकड़ों ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो कहीं ना कहीं देश के आम नागरिकों से जुड़े होते हैं, लेकिन ये लिखित पूछे जाते हैं और इनका जवाब भी लिखित ही दिया जाता है। ऐसे में तमाम ऐसे महत्वपूर्ण काम की जानकारियां या तो आप तक पहुंच नहीं पाती या देर से उनके बारे में आप जान पाते हैं। आज के कार्यक्रम में ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हम आपके सामने ला रहे हैं और ये आपके लिए जरूरी है। कैसे ये आपकी जिंदगी पर असर डालते हैं, आज के कार्यक्रम के जरिए हम ऐसे ही तमाम सवालों पर नजर डालेंगे। पहला सवाल है वो ऐसे विषय से जुड़ा है जिसके बिना धरती पर जीने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम बात कर रहे हैं जल की, यानी पानी की। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे नल से जल कनेक्शन से जुड़े सवाल के साथ। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के सुदूर इलाकों में पानी की पाइपलाइन स्थापित करने का विचार है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है? नल जल कनेक्शन के तहत ग्रामीण परिवारों की संख्या और देश में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में अभी तक कवर किए जाने वाले घरों की अनुमानित संख्या कितनी है? क्या सरकार ने देश के सभी राज्यों, विशेषकर पश्चिम बंगाल में जल जीवन मिशन हर घर जल योजना को कार्यान्वित किया है? अगर हाँ, तो इसकी विशेषता और अनुमानित लागत सहित विशेष रूप से पश्चिम बंगाल का इस बारे में ब्यौरा क्या है और देश के सभी ग्रामीण परिवारों को विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में कब तक सुरक्षित पेयजल और नल का पानी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है? इस सवाल का जवाब जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2019 से भारत सरकार जेजेएम यानी जल जीवन मिशन चला रही है। ये मिशन राज्यों की भागीदारी से चल रहा है और इस मिशन के तहत 2024 तक पश्चिम बंगाल सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति की व्यवस्था करने का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन की मुख्य विशेषताओं में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर और निर्धारित गुणवत्ता के साथ 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के सेवा स्तर पर नल जल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य पानी की सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है। इस मिशन का अनुमानित व्यय 3.60 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपए का है। जिलावार निधि अनुमान और आवंटन इस विभाग द्वारा नहीं दिया जाता है और उसका रखरखाव नहीं किया जाता है। जल जीवन मिशन की घोषणा के समय 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से महज 3 करोड़ 23 लाख परिवारों के पास नल कनेक्शन था। यह आंकड़ा महज 17% था। यानी देश में हर 100 ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 17% के पास ही नल कनेक्शन था। अभी तक पिछले 2.5 साल में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जो 31.08% होता है। इसी तरह देश में 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 9.24 करोड़ परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति उपलब्ध होने की सूचना है। साथ ही जिस दिन ये जवाब दिया गया उस तारीख के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में 1.77 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 37.15 लाख यानी करीब 21%, जो कि 20.96% है, परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। साथ ही गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध करा दी गई है। अगला सवाल जुड़ा है देश की रक्षा और सुरक्षा से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा ने। अति आधुनिक रक्षा उपकरणों का विनिर्माण, इसे लेकर उन्होंने रक्षा मंत्रालय से पूछा कि अति आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण से संबंधित नीति यानी पॉलिसी का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने देश में रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए निजी कंपनियों के साथ कोई कार्यनीति, रक्षा सौदा या समझौता किया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। साथ ही पूछा कि सरकार द्वारा विदेशों से भारत को अति आधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सवाल का जवाब रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई नीतिगत पहल की हैं और देश में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार किए हैं। इन पहलों में अन्य बातों के साथ साथ रक्षा अर्जन प्रक्रिया 2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की प्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना,
उद्योग द्वारा संचालित डिजाइन और विकास के लिए 18 प्रमुख रक्षा प्लेटफॉर्म की घोषणा। सेनाओं की कुल 209 मदों की 2 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां और सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों की कुल 2851 मदों की एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित करना है, जिसके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय सीमा से आगे आयात पर प्रतिबंध होगा। लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण, स्वचालित रूट के तहत 74% एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदारीकरण, साथ ही मेक प्रक्रिया का सरलीकरण, स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उपक्रमों सहित रक्षा उत्कृष्टता स्कीम के लिए नवाचारों की शुरुआत। लोक प्राप्ति के तहत मेक इन इंडिया को वरीयता दी जा रही है। आगे अपने जवाब में बताया गया कि खतरे की अवधारणा चुनौतियों और प्रौद्योगिकी बदलाव के आधार पर और सशस्त्र सेनाओं की तैयारियों की स्थिति में रखने के लिए अलग अलग घरेलू और विदेशी विक्रेताओं से रक्षा उपकरणों की पूंजीगत प्राप्ति की जाती है। और पिछले 3 वित्तीय वर्षों यानी 2018-19 से 2020-21 और चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 जो कि फरवरी 2022 तक रहा, इस दौरान हस्ताक्षरित कुल 197 पूंजीगत अधिग्रहण संविदाओं में से सशस्त्र सेनाओं के लिए रक्षा उपकरणों की पूंजीगत प्राप्ति के लिए भारतीय विक्रेताओं के साथ 127 संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सरकार ने अत्याधुनिक रक्षा उत्पादों का स्वदेशी विनिर्माण करने और विदेशों से भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करने के लिए कई नीतिगत पहल की हैं। खरीदो और बनाओ और खरीदो श्रेणी के तहत डीएपी 2020 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें विदेशी ओईएम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ स्वदेशी उत्पादन किया जाता है। सरकारी संस्थाओं सहित भारतीय उपक्रमों में टीओटी के जरिए विदेशी ओईएम द्वारा ऑफसेट देयताओं के निर्वहन को शामिल किया गया है और ऑफसेट निर्वहन के तहत टीओटी को उच्च गुणक दिया गया है। सरकार ने सामरिक साझेदारी मॉडल अधिसूचित किया है, जिसमें एक पारदर्शी और प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिए भारतीय कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सामरिक साझेदारियां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें वो प्रौद्योगिकी हस्तांतरणों के लिए वैश्विक मूल उपस्कर विनिर्माताओं के साथ गठबंधन करेंगे, ताकि घरेलू विनिर्माण अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित की जा सकें। भारत सरकार ने नए रक्षा औद्योगिक लाइसेंस की मांग करने वाली कंपनियों के लिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई को स्वचालित मार्ग के जरिए 74% तक कर दिया है, और जहां कहीं इसके फलस्वरूप आधुनिक प्रौद्योगिकी तक पहुंच की संभावना हो या रिकॉर्ड किए जाने वाले अन्य कारणों के लिए सरकारी मार्ग के जरिए इसे 100% कर दिया गया है। अगला सवाल जुड़ा है परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि देश में वर्तमान में परमाणु विद्युत उत्पादन क्षमता रिएक्टर वार कितनी है, क्या सरकार क्षमता में वृद्धि करने का विचार रखती है, अगर हाँ तो क्या जानकारी है, और सरकार द्वारा परमाणु विद्युत उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हां, सरकार ने फ्लीट मोड में स्थापित किए जाने के लिए 10 स्वदेशी 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टर के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान की है। निर्माणाधीन 8,700 मेगावाट और मंजूरी प्राप्त 7,000 मेगावाट परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर नाभिकीय क्षमता के वर्ष 2031 तक 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की आशा है। पीएचडब्ल्यूआर यानी दाबित भारी पानी रिएक्टर प्रौद्योगिकी स्वदेशी रूप से देश में विकसित की गई है और वाणिज्यिक परिपक्वता भी हासिल कर चुकी है। पीएचडब्ल्यूआर का यूनिट आकार 220 मेगावाट से बढ़कर 540 मेगावाट और फिर 700 मेगावाट तक हो गया है। इन उपकरणों के लिए घटकों और उपकरणों की आपूर्ति भारतीय उद्योगों द्वारा और कार्यों का निष्पादन भारतीय ठेकेदारों द्वारा किया जा रहा है। पीएचडब्ल्यूआर में करीब पूर्ण स्वदेशी सामग्री है। इसके अलावा कुडनकुलम में स्थित संयंत्र रूसी परिसंघ के सहयोग से निर्माण किया गया है। इन संयंत्रों के लिए बड़े रिएक्टर प्रणाली उपकरणों का आयात किया जाता है। हालांकि निर्माण और सामान्य सेवाएं भारतीय फर्मों द्वारा की जाती है। अब अगला सवाल जो जुड़ा है कुडनकुलम विद्युत संयंत्र की कार्य की स्थिति से। सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद अबीर रंजन बिस्वास ने। उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछा कि कुडनकुलम विद्युत संयंत्र की इकाई 3, 4, 5 और 6 में कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या इस विद्युत संयंत्र में चल रहे निर्माण कार्य पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर पड़ेगा? अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है? क्या रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रोसैटम के साथ चल रही डील पर असर पड़ेगा? अगर हाँ
तो इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी मांगी। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि रूसी परिसंघ के सहयोग से स्थापित की जा रही कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की यूनिट 3, 4 और 5, 6 वर्तमान में निर्माणाधीन है। केकेएनपीपी 3, 4 और 5, 6 ने फरवरी 2022 को 58.22% जो कि 3 और 4 का है, और 5 और 6 ने 8.12% की समग्र वास्तविक प्रगति भी हासिल की है। परियोजना पूरी होने के नियत समय के प्रभावित होने की संभावना है। किस हद तक और कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना कठिन है, क्योंकि स्थिति अभी तक विकसित होती जा रही है। यूक्रेन और रूस से आयातित किए जाने वाले घटकों और उपकरणों में युद्ध से पैदा लॉजिस्टिक और समुद्री मालभाड़ा समस्याओं के कारण देरी हो सकती है। साथ ही बताया गया है कि रोसाटम वर्तमान में मंजूरी के अधीन कंपनी नहीं है। अगला सवाल जुड़ा है नवीकरणीय ऊर्जा पार्क से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद गिरीश चंद्र ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया अभियान के एक भाग के रूप में देश में नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने का विचार किया है? अगर हाँ, तो क्या जानकारी है? क्या देश भर में विशेषकर उत्तर प्रदेश राज्य में ऐसा कोई पार्क स्थापित करने का विचार है? अगर हाँ, तो इस बारे में क्या जानकारी है? इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने दिया, और उन्होंने बताया कि सरकार देश में कुल मिलाकर 4000 मेगावाट क्षमता के 50 सौर पार्कों की स्थापना के लिए एक योजना पर काम कर रही है। ये पार्क सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए विकसित अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए हैं। योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 25 लाख रुपए तक और ऐसे पार्कों के विकास के लिए प्रति मेगावाट 20 लाख रुपए या परियोजना लागत का 30% इनमें से जो भी कम हो उसकी केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28 फरवरी 2022 की स्थिति के अनुसार सरकार ने योजना के तहत उत्तर प्रदेश सहित देश में 15 राज्यों में 38,266 मेगावाट संचयी क्षमता के 56 सौर पार्क स्वीकृत किए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 3,805 मेगावाट की कुल स्वीकृत क्षमता के साथ 7 पार्क स्वीकार किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में सौर पार्क इसकी क्षमता 440 मेगावाट है। जालौन सौर पार्क की क्षमता 1200 मेगावाट है। ललितपुर सौर पार्क की क्षमता 600 मेगावाट है। झांसी सौर पार्क की क्षमता 600 मेगावाट है। मिर्जापुर सौर पार्क की क्षमता 100 मेगावाट है। साथ ही चित्रकूट सौर पार्क की क्षमता 800, कल्पी सौर पार्क की क्षमता 65 मेगावाट है। अगला सवाल जुड़ा है हाइड्रोजन ऊर्जा के उपयोग से, और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने। उन्होंने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार ने हाइड्रोजन ऊर्जा के अधिक उपयोग के लिए योजना बनाई है, अगर हाँ तो इस बारे में क्या जानकारी है। संभावित और स्थापित क्षमता और हाइड्रोजन के उपयोग वाले क्षेत्रों और निर्धारित लक्ष्य का राज्य संघराज्य क्षेत्र का ब्यौरा क्या है। हाइड्रोजन की संभावना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। क्या हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रोत्साहन दिया जाएगा? अगर हाँ तो इस बारे में ब्यौरा क्या है, अगर नहीं तो कारण क्या है। साथ ही सवाल के आखिर में उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार द्वारा बिहार में ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं। इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा। इस सवाल का जवाब नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू करने की घोषणा की थी और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए ग्लोबल हब बनाने के लक्ष्य के बारे में कहा था। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मिशन दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया है। मिशन के प्रारूप में जीवाश्म ईंधनों और जीवाश्म ईंधन आधारित फीडस्टॉक को हटाकर रिफाइनिंग, उर्वरक उत्पादन, शहरी गैस वितरण, इस्पात उत्पादन, लंबी दूरी की मोबिलिटी और शिपिंग जैसे क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन को लाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन के प्रारूप में अन्य के साथ साथ मांग की उत्पत्ति, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग में सहायता के लिए अनेक उपायों, स्वदेशी निर्माण, अनुसंधान और विकास प्रायोगिक परियोजनाओं के लिए सहायता और सहायक नीतियों, साथ ही विनियमों के लिए एक रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव किया गया है। मिशन के प्रारूप में बिहार राज्य सहित देश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला सवाल जुड़ा है मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद जोस के मणि ने। उन्होंने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से जानना चाहा कि क्या सरकार के पास पिछले 5 वर्षों के दौरान
अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत दी गई छात्रवृत्तियों का ब्यौरा उपलब्ध है? अगर हाँ, तो इस बारे में जानकारी क्या है? क्या सरकार की मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत केरल राज्य के लिए कोटे की सीमा बढ़ाने की कोई योजना है? इस सवाल का जवाब अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया। उन्होंने अपने जवाब में बताया कि हाँ, पिछले वित्त वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत प्रदान की गई 2014-15 से पहले 3.03 करोड़ की छात्रवृत्तियों की तुलना में 2014-15 से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 5.20 करोड़ की छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक आवंटन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य संघ राज्य क्षेत्र में सभी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यकों की समग्र समुदायवार अल्पसंख्यक आबादी के आधार पर योजना के तहत निर्धारित किया गया है। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत केरल राज्य को 2014-15 से पहले 32,97,727 छात्रवृत्तियों की तुलना में 2014-15 से 16,33,836 छात्रवृत्तियों के कोटे के एवज में 48,21,363 छात्रवृत्तियां मंजूर की गई। छात्रवृत्ति योजनाएं बजट संचालित है और नई छात्रवृत्तियों के लिए एक निश्चित वार्षिक कोटा के साथ मांग से प्रेरित नहीं है। मंत्रालय द्वारा योजना संशोधन की प्रक्रिया के दौरान जो एक सतत प्रक्रिया है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोटा सीमा बढ़ाना, त्रिवृत्ति की राशि के साथ साथ परिवार की आय सीमा सहित सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। अगला सवाल जुड़ा है दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 28 दिनों के टैरिफ प्लान के आधार को लेकर। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद विनय दीनू तेंदुलकर ने। उन्होंने संचार मंत्री से यह जानना चाहा कि दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं के मासिक टैरिफ प्लान की समय अवधि 28 दिन सुनिश्चित करने का आधार क्या है? क्या सरकार द्वारा इस प्रकार की मनमानी की अनुमति दी गई है? या भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में किसी सुधार के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कोई दिशा निर्देश दिए गए? दूरसंचार प्रदाताओं द्वारा इन दिशा निर्देशों का पालन ना करने पर इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? क्या सरकार ने ऐसी मनमानी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई करने का विचार किया है? अगर हाँ, तो इसका ब्यौरा उन्होंने मांगा, और नहीं तो इसके कारण भी उन्होंने जानने चाहे। इस सवाल का जवाब दिया संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने। उन्होंने बताया कि वर्तमान टैरिफ फ्रेमवर्क के अनुसार राष्ट्रीय रोमिंग, ग्रामीण फिक्स्ड लाइन सर्विस और लीज्ड सर्किट जैसी सेवाओं को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ फॉरबेरेंस के अंतर्गत शामिल है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सेवाओं की वैधता और अन्य निबंधन और शर्तों सहित टैरिफ के अलग अलग घटकों के बारे में निर्णय लेने की छूट है। सेवा प्रदाता का यह दायित्व है कि दूरसंचार सेवाओं के किसी भी नए टैरिफ के बारे में इसके कार्यान्वयन की तारीख से 7 कार्य दिवसों के अंदर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को सूचना और रिकॉर्ड के लिए रिपोर्ट दें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टैरिफ विनियामक सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ पारदर्शिता, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और नॉन प्रिडेशन शामिल है। 27 जनवरी 2022 के दूरसंचार टैरिफ 66वां संशोधन आदेश के अनुसार ट्राई ने विनियामक प्रावधान किए हैं, जो सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख के 60 दिनों के अंदर प्रवृत्त होंगे। हर एक दूरसंचार सेवा प्रदाता 30 दिन की वैधता वाला कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर प्रदान करेगा, जो हर महीने की उसी तारीख को रिन्यू हो जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार ट्राई दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा टैरिफ संबंधी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए सक्षम प्राधिकरण है। अब अगला सवाल, और इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद पूनमबेन माडम ने। यह सवाल जुड़ा है आयुष अनुसंधान परिषदों और संस्थाओं में रिक्तियों से। उन्होंने आयुष मंत्री से पूछा कि क्या आयुष अनुसंधान परिषदों और संस्थाओं में पद रिक्त पड़े हैं? अगर हाँ, तो ब्यौरा क्या है और कब से ये रिक्त हैं, और नियमित आधार पर इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इस सवाल का जवाब आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया। उन्होंने बताया कि जी हाँ, आयुष अनुसंधान परिषदों और संस्थानों में पद रिक्त हैं। रिक्त पड़े पद अलग अलग समय अवधि से संबंधित हैं। उपयुक्त अभ्यर्थी का उपलब्ध ना होना, पदों का न्यायाधीन होना और अभ्यर्थियों से उचित आवेदनों का उपलब्ध ना होना, ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे ये पद खाली हैं। सभी अनुसंधान परिषदें और राष्ट्रीय संस्थान समूह का, समूह खा और समूह गा स्तर पर रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित कार्रवाई करते हैं। रिक्त पदों को नियमित रूप से विज्ञापित किया जाता है। अगला सवाल जुड़ा है राष्ट्रीय राजमार्ग 730 से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद मुकेश राजपूत ने। उन्होंने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से पूछा
कि राष्ट्रीय राजमार्ग 730 का उन्नयन कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है? क्या इस उद्देश्य के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी हो गई? अगर हाँ तो ब्यौरा उन्होंने मांगा, और नहीं है तो इसके कारण भी उन्होंने जानने चाहे। सवाल का जवाब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी ने दिया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत प्रक्रिया है और यातायात सघनता, निधियों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकता के आधार पर इन्हें शुरू किया जाता है। फिलहाल NH 730 के 487 किलोमीटर को पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का बनाया गया है। 32.54 किलोमीटर के विकास, 1 ROB और 3 फ्लाईओवर के निर्माण में प्रस्ताव निविदा प्रक्रिया में है। अगला सवाल जुड़ा है राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व के स्थल से। इस सवाल को पूछा राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने। उन्होंने संस्कृति मंत्री से पूछा है कि वर्ष 2020-21 के दौरान देश में राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में दर्जा दिए जाने के लिए पहचान किए गए किलों, स्मारकों और प्राचीन स्थलों की संख्या कितनी है? या सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान राजस्थान में भी राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के रूप में घोषित करने के लिए प्राचीन किलों, धरोहर स्थलों और पुरातात्विक स्थलों की पहचान की है? अगर हाँ तो पहचान किए गए स्थलों का ब्यौरा क्या है, और पहचान किए गए स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के स्थल घोषित किए जाने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य क्या है, इनका ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने दिया। उन्होंने बताया कि 2020-21 के दौरान पुरातत्वीय स्थल और अवशेष सिनौली, जिला बागपत उत्तर प्रदेश और रंगदमठ, तेसूर, जिला कारगिल, लद्दाख जो कि संघ राज्य क्षेत्र है, उसकी राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किए जाने वाले स्मारक या स्थल के रूप में इनकी पहचान की गई है। इसके बाद दोनों को केंद्रीय संरक्षित स्मारक स्थल के रूप में घोषित किया गया है। देश भर में प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थल की पहचान करना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक नियमित काम है। पिछले 3 साल के दौरान 14 प्राचीन स्मारकों या स्थलों को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया गया है, जिनमें एक राजस्थान से भी था। इसके अलावा देश भर में 19 प्राचीन स्मारकों, स्थलों की पहचान की गई है, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित किया जाना है। इसी के साथ संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम प्रश्नकाल में आज इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।